नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के एक और लिस्ट रविवार को जारी कर दी है। पार्टी ने इस लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। हालांकि सबसे खास बात यह है कि इस बार पार्टी ने किसी भी सीट पर अपने उम्मीदवार को नहीं बदला है। सपा ने जिन सीटों पर उम्मीदवार के नामों का ऐलान किया है उनमें ज्यादातर पूर्वांचल की सीटें हैं। सपा ने अपनी इस लिस्ट में फूलपुर से अमरनाथ मौर्य, श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा और डुमरियागंज से भीष्म शंकर और संत कबीर नगर से लक्ष्मीकांत, सलेमपुर से रमाशंकर राजभर, जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा और मछली शहर से प्रिया सरोज को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस लिस्ट के आने के बाद अब अपना दल कमेरावादी नेता पल्लवी पटेल के लिए भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो सपा ने अपनी 6वीं सूची जारी कर दी है, जिसमें 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की स्थिति की अगर यूपी में बात करें तो ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि 3 चुनावों में ये पार्टी करीब 23-25 सीटों से 5 सीटों पर सिमट गई है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आगामी लोकसभा चुनावों में काफी चुनौतियां जो है वो समाजवादी पार्टी के सामने है और समाजवादी पार्टी के सामने कई बड़े सवाल बने हुए हैं। और सपा प्रमुख अगर अखिलेश यादव की बात करें तो उन पर भी ये दबाव है कि किस तरीके से वो अपनी साख इस बार के चुनावों के द्वारा बचाएंगे। हालांकि उनके द्वारा तमाम दावे किए जा रहे हैं कि अब की बार जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है वो कोई नया गुल खिलाएगा, लेकिन अब ये तो आगामी लोकसभा चुनावों में साफ हो पाएगा कि इस गठबंधन का फायदा कितना होता है। यानी कि यूपी के जो 2 लड़के हैं वो फिर से जो आ रहे हैं उनका जो प्रभाव है वो यूपी में कितना पड़ेगा, क्योंकि यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और सबसे ज्यादा सीटों पर यूपी में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी की अपनी सरकार है और बीजेपी अब की बार 80 की 80 सीटों पर अपनी ताल ठोक रही है। अब आने वाली स्थिति में पता चलेगा कि किसकी कितनी मजबूत स्थिति है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें, सियासी पटल की बात करें, जमीनी स्तर की बात करें, जमीनी हकीकत की बात करें तो अभी बीजेपी सबसे आगे है। तो सपा ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है और 7 उम्मीदवारों के नामों का इसमें ऐलान किया गया है। और इस लिस्ट के जारी होते ही अनुमान लगाए जा रहे हैं कि पल्लवी पटेल के लिए ये जो लिस्ट है वो मुश्किल साबित होगी। पल्लवी पटेल जो हाल ही में अखिलेश यादव से अलग होकर ओवैसी के साथ चली गई और पीडीएम नाम का एक उन्होंने गठबंधन बनाया, तो ये एक बड़ी चुनौतियां हैं। और अगर यूपी की सियासी रण की अगर हम बात करें तो काफी दिलचस्प वो है, क्योंकि बसपा जो है वो दलित वोट बैंक के लिए जानी जाती है और पीडीए जो है अखिलेश यादव की वो भी दलित वोट बैंक को साधने के लिए बनाया गया है और इधर पीडीएम भी दलित वोट बैंक को साधने के लिए बनाया गया है। तो कुल मिलाकर जो मुकाबला है वो वाकई में दिलचस्प होने वाला है। वहीं इस पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सिद्धार्थ, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने 7 जो टिकट घोषित किए उसमें जौनपुर से पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया, फूलपुर से अमरनाथ मौर्य, श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा, संत कबीर नगर से लक्ष्मीकांत उर्फ निषाद, रमाशंकर राजभर, जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा, मछली शहर से सुश्री प्रिया सरोज को टिकट दिया गया। देखिए, जिसने भी टिकट दिए गए उसमें पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है कि हर जाति समीकरण का पूरी तरीके से ध्यान रखकर टिकट का वितरण किया गया है। और कहीं ना कहीं ये काफी सोच समझ के पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी ने जो है वो प्रत्याशी घोषित किए हैं। चाहे आप बाबू सिंह कुशवाहा की बात करें, बाबू सिंह कुशवाहा भी ओबीसी बिरादरी से आते हैं और उनकी भी ठीक ठाक पकड़ है अपनी बिरादरी में। और यहाँ पर जो बीजेपी ने जो प्रत्याशी लड़ाया है वो कहीं ना कहीं जनरल कास्ट से आता है। तो कहीं ना कहीं और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण, लगातार जब धनंजय सिंह और अखिलेश यादव से एक शादी के दौरान मुलाकात हुई थी तो चर्चा कहीं ये हो गई थी कि इनको हो सकता है टिकट घोषित कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर विश्वास जताया है और उनको टिकट दिया है। मस्ती शहर की बात करें तो प्रिया सरोज, जिस तरीके से प्रिया सरोज को टिकट दिया गया है। पिछली बार जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो मात्र 180 वोटों से चुनाव जीते थे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी डगर कठिन है। लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है इन सब सीटों के
जिस तरीके से पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं, लेकिन पल्लवी पटेल जिस तरीके से पीडीएम की बात करते हैं, पिछला दलित मुसलमान, तो कहीं ना कहीं अगर इन सब सीटों पर भी कहीं वो प्रत्याशी घोषित कर देती तो कहीं ना कहीं इससे अखिलेश यादव को काफी नुकसान होगा। तो अब देखना ये है कि किस तरीके से अखिलेश यादव उनसे डैमेज कंट्रोल करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो है जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है और जो जिस पल्लवी पटेल का सिद्धार्थ, समाजवादी पार्टी का अगर हम ग्राफ उठाकर देखें पिछले चुनावों का, तो पिछले 3 चुनावों में वो 5 सीटों पर आ गई है। तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौतियां जो है समाजवादी पार्टी के लिए आगामी लोकसभा चुनावों में? देखिए, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। पिछली बार जब इन्होंने गठबंधन किया था बसपा के साथ, तो बसपा का जो कोर वोटर था, जहां समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था उसने वोट नहीं किया, और जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था, समाजवादी पार्टी का वोटर था, उसने बसपा को वोट देकर 10 से ज्यादा सीटें बीएसपी जीत गई। तो जब भी कभी गठबंधन हुआ तो समाजवादी पार्टी का नुकसान हुआ है पिछले 2 या 3 चुनाव से। इसकी बात कर ले, राजभर के साथ भी यही हुआ, राजभर भी साथ छोड़कर चले गए। तो कहीं ना कहीं चुनौतियां तो बहुत है। सबसे चुनौती ये है कि जिस तरीके से पहले भी समाजवादी पार्टी इसी तरीके से गठबंधन कर चुकी है, और इससे पहले विधानसभा चुनाव में पीडीए की बात समाजवादी पार्टी करती, लेकिन उसको भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब ये बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत कुछ चुनौती है, और ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। और उनका जो कोर वोटर है वो देखिए समाजवादी पार्टी के साथ रहे, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अब देखना ये है, लेकिन एक चीज है, हर सीट पर पल्लवी पटेल नुकसान कर रही है। जहां जहां वो प्रत्याशी उतारेंगी उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को पूरा नुकसान होगा, और उसका पूरा फायदा बीजेपी और एनडीए गठबंधन को मिलेगा। सिद्धार्थ, तो पल्लवी पटेल का आपने जिक्र किया, और इस लिस्ट के जारी होने के साथ ही अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये लिस्ट पल्लवी पटेल के लिए मुसीबत बनेगी। तो ये लिस्ट पल्लवी पटेल के लिए किस तरीके से मुसीबत बन सकती है सिद्धार्थ? देखिए, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पल्लवी पटेल के पास कुछ खोने को नहीं है। पल्लवी पटेल अपने आप को फिर से ये जताना चाहती है, दिखाना चाहती है। जितना वोट वो काटेंगी या जो वोट प्रतिशत उनको मिलेगा वो कहीं ना कहीं उनके लिए प्लस पॉइंट होगा, आगे वाले विधानसभा चुनाव में उनके लिए प्लस पॉइंट होगा, और वो फिर कहीं ना कहीं और जगह और पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकती है और ये बता सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी का भारी नुकसान होगा अगर जो समाजवादी का वोटर है, अगर 1% या 2% भी चला गया तो जीत हार का हो जाएगा। देखिए, पिछले ही चुनाव में आप मछली शहर में बहुत ही कांटे का मुकाबला हुआ था, तो इस बार भी यही उम्मीद है कि यहाँ पर बहुत कांटे का मुकाबला होगा। 180 वोटों से मात्र जीत हुई थी, वो भी लोकसभा चुनाव में। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से इन सीटों पर नेक टू नेक फाइट है। तो ये काफी कुछ है, और काफी मेहनत करना होगा समाजवादी पार्टी को। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, ये टिकट मिलने के बाद भी जैसे बाबू सिंह कुशवाहा के लिए भी आसान नहीं होगा। किस तरीके से समन्वय बैठाते हैं कांग्रेस और समाजवादी के साथ जो पुकार करता है, काफी कुछ है, काफी कुछ मुश्किल भरा। ठीक है सिद्धार्थ, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। मेरठ में बसपा से लोकसभा चुनाव प्रत्याशी देवव्रत त्यागी का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देवव्रत त्यागी बसपा में पैसे देकर टिकट मिलने से जुड़ी बातें करते नजर आ रहे हैं। देवव्रत त्यागी एक हॉल में सोफे पर बैठे हैं, सामने किसी से बात कर रहे हैं। उसी दौरान बसपा में टिकटों के लेन देन की बात कर रहे हैं। तभी किसी ने यह वीडियो बना लिया और अब इसे वायरल कर दिया। हालांकि एएमवी नेटवर्क इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, और देवव्रत त्यागी इस वीडियो में बसपा की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। देवव्रत त्यागी की माने तो बसपा में बहुत मोटा पैसा चलता है वेस्ट यूपी से। आपको बता दें कि इस पैसे की वसूली की जाती है और पूरे देश में इसी पैसे से ऑफिस और गाड़ियां और पार्टी का कामकाज चलता है। हालांकि देवव्रत त्यागी का कहना है कि वीडियो भ्रामक है और उनका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनव्वर जुड़ गए हैं। मनव्वर, क्या कुछ अपडेट है और क्या ये पूरा मामला है? देखिए, मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने देवव्रत त्यागी हैं, बुलंदशहर के रहने वाले हैं, उन पर दाव खेला है और वो चुनाव प्रचार में इस वक्त उतरे हुए हैं। लेकिन त्यागी समाज से आते हैं तो उनका ये दावा है कि त्यागी और दलित मिलकर कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है। लेकिन एक वीडियो इनका सोशल मीडिया पर तैरने लगा है जिसमें ये आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में टिकट पाने के लिए मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है। हालांकि ये वीडियो वायरल होने के बाद हमने कई बार कोशिश की कि उनसे बात हो जाए, लेकिन इस वीडियो का अंदेशा शायद पहले से बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनको था कि वीडियो बन चुका है। उन्होंने इस बारे में पहले ये कहा था कि वीडियो कहीं ना कहीं एआई के माध्यम से इसकी वॉइस बनाई गई है, ये भ्रामक वीडियो है। हालांकि हम भी इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद कई सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। आपको याद होगा कि 2016 में जब
तत्कालीन जो कैबिनेट मंत्री रहे, पूर्व मंत्री रहे और बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे थे, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा था और बड़े गंभीर ये आरोप लगाए थे कि जितना भी 2017 का चुनाव हुआ उस चुनाव के अंदर बड़े स्तर पर प्रत्याशियों से पैसे लिए गए और प्रत्याशियों के पैसों का लेखा जोखा बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मीडिया के सामने रखा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, जिसमें काफी जो कह सकते हैं बहुजन समाज पार्टी की छीछी हुई, बहुत काफी परेशानियां का सामना करना पड़ा और कई लोगों को, कई नेताओं को बहुजन समाज पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद से जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं वो दुर्विरोधी हो गए बहुजन समाज पार्टी के, कांग्रेस में आ गए। लेकिन अब एक बार फिर इस तरीके का वीडियो सामने आया। हालांकि इस वीडियो के बारे में बात की जा रही है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि वहां वास्तव में ऐसा होता है, लेकिन देवव्रत त्यागी का परिवार ये कह रहा है कि वीडियो एआई के माध्यम से बनाया गया है, वो इस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर सवाल जरूर खड़े होने शुरू हो गए कि वास्तव में ऐसा होता होगा, क्योंकि हमेशा से ये आरोप लगा है कि बहुजन समाज पार्टी में टिकट पाने के लिए धन खर्च करना पड़ता है। बिल्कुल मनव्वर, अगर ये वीडियो सही हुआ तो बसपा की छवि पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाएगा मनव्वर। बेशक बहुजन समाज पार्टी यूं तो पहले ही अपना जनाधार खो चुकी है, दलित वोट बैंक को अपना बताती है, लेकिन अगर पुराने चुनावों की बात करें, 2019 की बात कर लें, 22 की बात कर लें, 17 की बात कर लें, तो कोई अच्छा प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी का नहीं रहा है। और यहाँ तक कि आरोप तो ये लगने लगे हैं कि जहां जहां मुस्लिम कैंडिडेट जो समाजवादी पार्टी उतारती है, खासतौर से बहुजन समाज पार्टी भी वही मुस्लिम कैंडिडेट को उतार करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाती है। इस तरह के आरोप भी जो अब हम ग्राउंड पर घूम रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, वो लगाते हैं। और शायद यही वजह है कि जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर है, दलित वोट बैंक, वो भी कहीं ना कहीं खिसकता है और वो समाजवादी पार्टी से लेकर भाजपा तक जाने को तैयार है। इस बार मेरठ की अगर स्थिति बात करें, मेरठ की स्थिति ये है कि त्यागी समाज से बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी से दलित समाज के नेता हैं, तो दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर खिसक रहा है। और ये वीडियो सामने आने के बाद दलितों का ये भी कहना है कि हमारा प्रत्याशी नहीं जीत रहा है, इसलिए हम वोट अगर अलग जगह करेंगे। जी ठीक है मनव्वर, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने उन्होंने ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बीच भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि देश के करोड़ों गरीबों, शोषितों, वंचितों, उपेक्षितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज उनकी जयंती पर शत शत नमन और अपार श्रद्धा सुमन अर्पित। साथ ही उन्होंने सभी अनुयायियों से अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमानी मूवमेंट के मिशनरी कारवां को मंजिल तक पहुंचाने की अपील भी की। इसके बाद मायावती ने एक और ट्वीट किया और लिखा कि बाबा साहिब का मिशन अधूरा बीएसपी करेगी और पूरा। आपको बता दें कि यह केवल एक नारा नहीं बल्कि वह दृढ़ संकल्प व मिशन है जिसको लेकर पार्टी बनी और यूपी में 4 बार बनी सरकार के दौरान इसको जमीनी हकीकत में काफी हद तक उतारा गया। वर्तमान लोकसभा चुनाव भी इसी लक्ष्य को लेकर पूरे तन मन धन से लड़ना है। लोकसभा चुनाव 2024 में सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं सरकार की ओर से। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय ने ये निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में कहा गया है कि पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो दोनों चुनाव में ड्यूटी नहीं करेंगे, उनमें से किसी एक की ही लोकसभा चुनाव में ड्यूटी लगेगी। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रार्थना पत्र देना होगा और इस आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी ही दंपतियों में से किसी एक को ड्यूटी से मुक्त करने का फैसला लेंगे। चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश ने अपने निर्देश की इस कॉपी को यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन, मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ और यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन को निर्देशित किए जाने का अनुरोध किया है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अक्षत दत्त जोशी जुड़ गए हैं। अक्षत, क्या कुछ अपडेट है?
अक्षर, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला आया है, इसमें जो सरकारी दंपति हैं उनको लेकर बड़ा बयान चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है कि अगर दोनों ही सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं तो उनमें से किसी एक की नौकरी जो है वो लोकसभा चुनाव में लगाई जाएगी, दोनों ही की नौकरी लोकसभा चुनाव में नहीं लगाई जाएगी। तो एक महत्वपूर्ण फैसला जो है वो सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए लिया गया है। एक बार फिर से हमारे साथ अक्षत जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अक्षत, क्या कुछ अपडेट है? बातें देखिए, मुख्य चुनाव आयोग है, उन्होंने आदेश जारी किया है प्रदेश के तमाम जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, साथ ही जो जिले के जो निर्वाचन अधिकारी हैं, उनको ये आदेश जारी किया गया है कि जो भी पति पत्नी अगर सरकारी नौकरी में है तो उनमें से किसी एक की ड्यूटी चुनाव में लगाई जाएगी। क्योंकि अभी तक ऐसा देखा जाता था कि तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी चुनावों में लगा दी जाती थी। तो उसको देखते हुए मुख्य चुनाव जो आयोग है उन्होंने आदेश जारी किया है कि जो अगर पति पत्नी दोनों ही सरकारी नौकरी में है, भले ही वो किसी अलग अलग विभाग में कार्यरत हो या एक ही विभाग में कार्यरत हो, तो दोनों में से किसी एक की सरकारी नौकरी से लोकसभा चुनाव में लगाई जाएगी। और इस बात के निर्देश जारी किए गए हैं जो प्रदेश के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, जो जिले के चुनाव अधिकारी हैं, जिले के चुनाव अधिकारी जो डीएम होते हैं, तो इन तमाम जो बड़े अधिकारी हैं इनको आदेश जारी कर दिया गया है। अब ऐसे में होगा, अब ऐसे में यह है कि अगर दोनों पति पत्नी सरकारी नौकरी में है तो फिर दोनों में से किसी एक को एप्लीकेशन लगानी होगी, अपने जिले के डीएम को एप्लीकेशन देनी होगी। उसके बाद डीएम उस एप्लीकेशन को अप्रूव करेंगे, दोनों में से किसी एक की नौकरी लोकसभा चुनाव में अब लगाई जाएगी। ये देखिए एक बेहतर फैसला है। ये फैसला इसलिए किया गया है ताकि अगर पति पत्नी दोनों ही सरकारी नौकरी में है, अगर वो दोनों ही अगर लोकसभा चुनाव में उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी तो फिर इससे जो उनके घर में जो उनके आश्रित जो बच्चे हैं या फिर जो बुजुर्ग माँ बाप हैं उनकी देखरेख अच्छे से नहीं हो पाएगी और वो अकेले रह जाएंगे। तो इसको देखते हुए ये एक अच्छा फैसला ही है। इससे पहले भी लोग विधानसभा के चुनाव में इस तरह का फैसला जारी किया गया था। भारतीय अक्षत, ये सराहनीय कदम तो है, लेकिन इसका स्वागत लोग किस तरीके से कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर दंपति सरकारी कर्मचारी तो उनमें काफी उत्साह इस बात का है कि कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी रियायत जो सरकार की ओर से वो देखने को मिली है। क्योंकि अगर दोनों ही दंपतियों की ड्यूटी अगर चुनाव में लगा दी जाती तो फिर इससे बहुत घर की स्थिति जो उनकी है, क्योंकि वो अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको तो वो अच्छे से वो मैनेज कर लेते, लेकिन जो उनके घर की पर्सनल लाइफ है वो उसको मैनेज ना कर पाते। इसको देखते हुए मैं आपको बता दूं कि इसीलिए यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन जो है उत्तर प्रदेश का, उसको जो है लेटर जारी कर दिया गया है। मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट है कर्मचारी संघ का, उनको लेटर जारी कर दिया गया है। साथ ही जो प्रदेश जो यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन है उनको लेटर जारी कर दिया गया। तमाम जो ऐसे संगठन है सरकारी जिनके जो उनके अध्यक्ष हैं उनको जो है सरकार की ओर से जो माफी करिएगा, उनको मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से लेटर जारी कर दिए गए हैं कि अगर पति पत्नी दंपति दोनों ही सरकारी नौकरी में तो किसी एक को लोकसभा चुनाव की ड्यूटी से रियायत मिल जाएगी। ठीक है अक्षत, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भाजपा का लोकसभा घोषणा पत्र जारी किया और आपको बता दें कि अपने घोषणा पत्र को बीजेपी ने संकल्प पत्र का नाम दिया है, जिसमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं अब इस घोषणा पत्र के जारी होने के बाद कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बीजेपी की घोषणा पत्र पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी का मैनिफेस्टो झूठा और झूठ का पुलिंदा है और पीएम मोदी का फोटो एल्बम है। उन्होंने इसे 2014 से 2019 की तरह इसे भी खोखला बताया और उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस के न्याय पत्र के दबाव में आकर अपना मैनिफेस्टो लेकर आई है। बीजेपी का असली संकल्प पत्र उद्योगपतियों के ऑफिस में मोदी की गारंटी को बढ़ाने की है। तो की शुरुआत ही आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को अपना मैनिफेस्टो लाना ही पड़ा। चुनाव के जब अभी कुछ दिन बचे हैं, प्रथम चरण के 19 तारीख को चुनाव है और आज 14 तारीख को लाए, इसी से समझा जा सकता है भाजपा का मैनिफेस्टो सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और प्रधानमंत्री मोदी का फोटो एल्बम है। उस फोटो एल्बम में अमेरिका और इंग्लैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की फोटो तो लगाई, लेकिन चीनी राष्ट्रपति की झूला झूलने की फोटो नहीं लगा पाए, जिस चाइना ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत की कब्जा कर ली। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की शुरुआत ही 80 करोड़ लोग इस देश में गरीब और उनको राशन देने से हुई है। इसी से समझा जा सकता है कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश को कहां पहुंचा दिया।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती रविवार को पूरे देश भर में मनाई जा रही है। इसी बीच मेरठ में भी बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल ने विपक्षियों पर भी जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी ने मेरठ से अरुण गोविल पर दांव खेला है और गौरतलब है कि इस सीट से अब तक भाजपा के ही राजेंद्र अग्रवाल सांसद थे। राजेंद्र अग्रवाल भाजपा के वरिष्ठतम सांसदों में से एक थे। वो मेरठ सीट पर लगातार 2009 से ही चुनाव जीत रहे थे। उनका इस बार जो है वो टिकट काट दिया गया है और आपको बता दें कि अभिनेता अरुण गोविल को वहां से लड़ाने का निर्णय लिया गया है। आगरा में पुलिस के हाथों एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने वेस्ट अर्जुन नगर में हुई लाखों की चोरी का खुलासा किया है। वहीं आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पूरा मामला थाना शाहगंज क्षेत्र का है, जहां 8 अप्रैल को जब चोरों ने अलमारी का ताला ठीक करने के बहाने चोरी की घटना को अंजाम दिया और 40 लाख के गहने चुराकर वहां से फरार हो गए थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान पथौली में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक चोर ने पुलिस पर भी फायरिंग की। वहीं पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान चोर के पैर में गोली लग गई, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं इस चोरी में शामिल दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। नेशनल हाईवे 9 पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और ट्रॉली की चपेट में आई स्कूटी सवार एक युवती। आपको बता दें कि युवती की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और कंडक्टर इस घटना से घायल हो गया। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो गाजियाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेशनल हाईवे 9 पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रॉली की चपेट में स्कूटी सवार एक युवती आ गई और आपको बता दें कि युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चारबाग के होटल बालाजी ग्रैंड में भीषण आग लग गई। आग लगने से होटल में कई लोग फंस गए। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और पुलिस बल भी वहां पर तैनात रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। होटल में ठहरे लोगों को वहां से निकाला जा रहा है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर भी काबू पाया गया है। आग के कारणों का भी पता लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, होटल में ठहरे लोगों को निकाला गया सुरक्षित बाहर और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग किस वजह से लगी थी, इसकी भी तलाश की जा रही है। बांदा में संदिग्ध परिस्थिति में अधेड़ युवक का शव नाले में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन इलाके की है। घटना के बाद इसकी राहगीरों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस नाले से शव को निकालकर शिनाख्त में जुट गई है। देर रात अधेड़ शव की पहचान अधिवक्ता के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पंचायतनामा, आपको बता दें कि पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आपको बता दें कि पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। सोनभद्र के बीडर गांव में नाश्ता बनाते समय मिनी सिलेंडर फटने से भीषण हादसा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग झुलस गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों की ओर से 5 घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। घायलों में 8 से 10 वर्ष के 3 बच्चे शामिल हैं। पूरी घटना दुद्दी कोतावली थाना क्षेत्र के बताई जा रही है। गैस से क्या कर रहे थे सब खाना बनाने के लिए कर रहे थे। टंड खान कौन कौन थे? 5 थे, झारखंड से आए हैं। कहाँ पे आए थे? यहाँ पे जीजा घरे। तो कब हुआ था? कैसी हालत है उनके? सबके सब घायल हैं 2 गो, अब बाकी सब सही हैं। मतलब ऊपर से मतलब इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती आज से जनसभाएं शुरू करेंगी। उत्तर प्रदेश की अलग अलग सीटों पर वो ये जनसभाएं करेंगी। 14 अप्रैल को मुजफ्फरनगर,
सहारनपुर में जनसभा करेंगी और 15 अप्रैल को रामपुर मुरादाबाद में बसपा सुप्रीमो की जनसभा होगी। और साथ ही साथ आपको बता दें 16 अप्रैल को नगीना बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगी। 21 अप्रैल को गाजियाबाद, बागपत, अमरोहा में वो जनसभाएं करेंगी। 22 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर में वो जनसभाएं करेंगी और 23 अप्रैल को मेरठ और हापुड़ में मायावती जनसभाएं करेंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।